Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Kingdoms, Kings, and an Early Republic in History. And as I told you earlier, also, this is your chapter 6 in the older edition of the book. And according to the revised syllabus, in the newer edition of the book, you will find this is your chapter 5. Okay, and now we are discussing about 2500 to 3000 years ago. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम जो कुछ भी whatever we are going to discuss, it's about 2500 to 3000 years ago. इसके पहले वाला जो चैप्टर हमारा था व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस, इन दैट चैप्टर वी वर डिस्कसिंग अबाउट 3500 ईयर्स अगो एंड दैट वाज ऋग वैदिक पीरियड. ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड उसको कहते हैं एंड दिस इज लेटर वैदिक पीरियड. ऋग्वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड जो है उसमें जो कुछ भी whatever we have information, it is the source of information is Rig Veda, and this later Vedic period, in this we have the source of information from that three other Vedas, Yajurveda, Atharvaveda and Samveda. Okay, so now we will start what were the important events of these time. So in this regard we will see that the process of becoming ruler in the past, how rulers became how the rulers became the ruler, कैसे रूलर बनते थे, है ना. लाइक जब हमने अर्ली वैदिक पीरियड को किया था तो हमने देखा था कि जो रूलर्स होते थे वो दे वर चूजन बाय द पीपल, जिनके अंदर अच्छी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती थी, जो लीड करते थे, फाइट्स में कर सकते थे, ऐसे लोगों को रूलर चूज़ किया जाता था, है ना. अब जो है इस समय में एक जो प्रोसेस है जिससे कि हम देखते हैं कि किस तरह से जो राजा है वो बन रहे हैं, अपने 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 पावर को इंक्रीज कर रहे हैं बाय परफॉर्मिंग बिग सैक्रिफाइसेस. ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइस करके अपने पावर को बढ़ाते थे. ऐसे ही एक सैक्रिफाइस का नाम है अश्वमेघा सैक्रिफाइस और हॉर्स सैक्रिफाइस. This is called Ashwamegha. Or horse sacrifice. Okay. So what was this Ashwamegha or horse sacrifice? It was a ritual which was done by any king, and in this what was done that a horse was let loose to wander freely. ठीक है, उसको फ्रीली एकदम वैंडरिंग के लिए छोड़ दिया जाता था एंड द हॉर्स वॉज गार्डेड बाय राजाज मैन. ठीक है, इफ द हॉर्स वॉन्डर्ड इनटू द किंगडम ऑफ द अदर राजा and if they stopped it, then they had to fight. Okay, and if suppose there are two options. First is the raja on whom kingdom the horse has wandered, that raja can stop the horse. If the raja stops the horse, then he had to fight. And if he allowed the horse to pass, it means that the raja accepted that the raja who is performing this, who want to perform this sacrifice was stronger than him. That is why he is not stopping the horse. He is not ready to fight with the king who is
of the who want to perform the sacrifice, है ना. एंड इफ द किंग, जिसके भी किंगडम से वो हॉर्स गुजर रहा है, अगर वो राजा उसको रोकता है उस हॉर्स को, तो इसका मतलब वो लड़ने के लिए तैयार है. तो ये इसका मतलब हुआ कि ये समझता है कि हम लड़ाई में जीत सकते, तभी वो लड़ने के लिए तैयार है. अगर हमें ये इस बात का यकीन होगा कि हम लड़ाई में हार जाएंगे तो हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे. तो वही चीज़ है. तो जो राजा जो रोकता था उस घोड़े को, उसको लड़ना पड़ता था उस राजा के साथ जिसने घोड़े को छोड़ा है. ठीक है. और जो नहीं रोकता है तो उसका ये मतलब हो गया कि वो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जो राजा है जिसने अपना हॉर्स छोड़ा है वो उनसे स्ट्रांग है ना. तो ऐसे जो राजा होते थे जो कि नहीं रोकते थे उस हॉर्स को, उन राजाओं को इनवाइट किया जाता था सैक्रिफाइस में, है ना. जब हॉर्स पूरी तरफ से घूम करके वापस आ जाता था तो फिर ये सैक्रिफाइस होता था, अश्वमेध सैक्रिफाइस, और उसमें ऐसे राजाओं को इनवाइट किया जाता था. ठीक है. और ये जो सैक्रिफाइस होता था ये बहुत ही जो ट्रेंड प्रीस्ट होते थे वो करते थे, और इसके बदले में उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स में दिए जाते थे राजा की तरफ से. और राजा जो भी राजा इस सैक्रिफाइस को ऑर्गेनाइज करता था उसको बहुत पावरफुल माना जाता था उस समय, है ना. और जो भी राजा के इस सैक्रिफाइस में आते थे, उनके इनवाइटी होते थे, उनको वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते थे. ठीक है. और इन सारे रिचुअल्स में राजा जो होता था वो सेंट्रल फिगर होता था. उसको एकदम जो मेन फोकस जो होता था वो राजा पर ही होता था, और उसको एक स्पेशल सीट भी दी जाती थी बैठने के लिए, जो कि या तो थ्रॉन होता था, जैसे सिंहासन होता है जिस पे राजा बैठते हैं, या फिर टाइगर का स्किन होता है जिस पे वो बैठते थे. और उनका चैरियोटियर क्या हुआ? चैरियोटियर जो चैरियट चलाता है ना. तो जैसे जब राजा वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो चैरियट पे चलते थे, और चैरियट पे वो बैठे होते हैं. चैरियट को चलाने वाले को चैरियोटियर कहा जाता है. तो ऐसा होता है कि जो चैरियोटियर होता है वो देखा होता है राजा कितना ब्रेव है, कितने ब्रेवली उसने फाइट किया है. तो यहाँ पर जब इस तरह का अश्वमेध यज्ञ हो रहा होता है तो राजा के जो चैरियोटियर होते थे वो राजा के बारे में बहुत सारी जो उनके ब्रेवरी के बारे में, उनकी ग्लोरी के बारे में जो चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं, वो उसको वो सुनाते थे. ठीक है. उनका यही काम होता था चैरियोटियर का. इसके अलावा उनके रिलेटिव्स भी होते थे, जैसे राजा की वाइफ्स हैं, उनके सन हैं, वो भी कुछ रिचुअल्स उनको भी परफॉर्म करना होता था. मेन रिचुअल तो राजा ही परफॉर्म करते थे, लेकिन कुछ जो माइनर रिचुअल्स थे वो राजा की वाइफ और बेटे वो भी परफॉर्म करते थे. और बाकी जो राजाज होते थे वो सिर्फ स्पेक्टेटर्स होते थे. स्पेक्टेटर्स का मतलब देखने वाले, देखने वाले, है ना. तो स्पेक्टेटर्स होते थे अदर राजाज, जिनको सिर्फ देखना का काम होता था. उनको कोई भी रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं करना होता था, वो सिर्फ सेक्रीफाइस को होते हुए देखते थे. और प्रीस्ट जो थे वो रिचुअल्स करवाते थे, जैसे सीक्रेट वाटर को स्प्रिंकल करना किंग पे. फिर उसके अलावे हम देखते हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जिनको विच भी कहा जाता था, या वैश्य, है ना, वैश्य who were the ordinary people, they also used to come to the sacrifice. उनको भी इनवाइट किया जाता था, और वो जब आते थे तो साथ में गिफ्ट लेकर आते थे. एंड इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको कि बिल्कुल ही इस सेक्रीफाइस से दूर रखा जाता था. वो थे शूद्रास, है ना, क्योंकि शूद्रास को लोअर कास्ट माना जाता था. उनको पूजा पाठ की चीज़ों में, रिचुअल्स में किसी भी तरह से पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था. तो ये जो है अश्वमेध यज्ञ इस तरह से होता था. अब इस समय की जो 250 साल से 3000 साल, 2500 से 3000 ईयर्स अगो का जो टाइम है, इस समय में जो वर्णा सिस्टम था वो काफ़ी उसमें मतलब बिल्कुल अलग तरह का वर्णा सिस्टम डेवलप हो गया था, जो कि ऋग्वैदिक पीरियड से
हमें देखते हैं कि बिल्कुल ही डिफरेंट था, ठीक है। और इसमें हम ये देखते हैं कि 4 वर्ण जो थे वो उस समय में प्रिवेल करते थे। एक तो प्रीस्ट का हो गया, ठीक है। प्रीस्ट जो थे उन्होंने एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो ये 4 वर्ण की हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में उसमें 4 वर्णास होते थे, तो लोगों को 4 वर्ण में डिवाइड करने का काम किसने किया था? इट वॉज डन बाय द प्रीस्ट ओनली, ठीक है। प्रीस्ट ने ही ये पूरे के सारे लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, और इन ग्रुप्स को ही हम वर्णा कहते हैं, ठीक है। वर्णा क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। In society, 4 varnas were prevailing at that time, and this division of people into 4 varnas was done by priest only. And in this we see that the first varna was that of Brahmins. Brahmins जो थे वो उनको पहला वर्ण माना गया, सबसे ऊपर, है ना। और उनका क्या काम था? उनका काम था स्टडी करना और टीच करना, पढ़ना और पढ़ाना, यही उनका काम था। किस चीज़ को पढ़ते थे और किस चीज़ को पढ़ाते थे? वेदास को, है ना। वेदास को वो पढ़ते थे और फिर उस जो कुछ भी उनको ज्ञान मिलता था उसको वो लोगों में बांटते थे। एंड ये जो ब्राह्मण्स थे वो पढ़ने और पढ़ाने के अलावा सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म करते थे। जैसे अभी हमने देखा अश्वमेध यज्ञ में सैक्रिफाइस को परफॉर्म करने वाला कौन है? ये है, ब्राह्मण है। और उनको गिफ्ट भी लोग देते थे क्योंकि वो सबसे ऊपर माने जाते थे, सबसे हाई उनका पोजीशन था सोसाइटी में, तो पीपल यूज टू गिव देम गिफ्ट्स आल्सो। ओके, अब ये हमारे ब्राह्मण्स जो हैं दे वर एट द फर्स्ट प्लेस, पहला प्लेस पे ब्राह्मण्स है। दूसरे प्लेस पे कौन है? दूसरे प्लेस पे रूलर्स थे, एंड दीज रूलर्स वर नोन एज क्षत्रियास। क्षत्रियास जो थे वो उनका ये काम था कि वो बैटल फाइट करे और लोगों को प्रोटेक्ट करे। देयर प्राइम कंसर्न वाज टू फाइट द बैटल एंड प्रोटेक्ट द पीपल। दे आर कॉल्ड क्षत्रियास। ओके, अब क्षत्रिय तो ये हो गया। अब तीसरा जो ग्रुप था लोगों का वो कौन थे? देवर वैश्य और वैश्यास। वैश्य, है ना। अब ये वैश्य में कौन से लोग आ गए? जैसे फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये सारे जो हैं ये वैश्य में आ गए, ठीक है। और क्षत्रिय और वैश्य इनको सैक्रिफाइस परफॉर्म करने की परमिशन थी, ठीक है। अब जिस चौथे ग्रुप या वर्ण की हम बात कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसका नाम है शूद्रास। दे आर कॉल्ड शूद्रास। तो शूद्रास जो थे उनका क्या काम था? जैसे हर किसी का काम हम देख रहे हैं ना, ब्राह्मण्स पढ़ने और पढ़ाने का काम कर रहे हैं, सैक्रिफाइस करा रहे हैं, गिफ्ट्स ले रहे हैं। क्षत्रिय जो हैं वो बैटल फाइट कर रहे हैं, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैश्य जो हैं वो दे आर फार्मर, ट्रेडर एंड हर्डर्स हैं। अब शूद्रास जो हैं उनका क्या काम था? उनका काम था टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स, एंड these people who belong to Sudras, they were not allowed to perform any rituals, ठीक है। इनका काम था कि बाकी के जो तीनों ग्रुप्स हैं उनको आप सर्व करिए, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करिए, सर्विस उनको दीजिए, और इनको किसी तरह का रिचुअल्स भी परफॉर्म करने का अधिकार नहीं था। एंड वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विथ शूद्रास। वुमेन की भी जो कंडीशन थी वो शूद्रास की ही जैसी थी, चाहे वो ब्राह्मण
वर्णा की वुमेन हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे वैश्य की हो, उनकी जो कंडीशन थी वो शूद्रास से बेटर नहीं थी. एंड in this we see that both women and Shudras were not allowed to study the Vedas. उनको वेदास स्टडी करने का अधिकार नहीं दिया गया था औरतों को और शूद्रास को. ठीक है. इस तरह से सोसाइटी जो है अगर हम देखें तो बहुत ही अनइक्वल तरीके से बनी हुई थी. और इसमें एक चीज़ और है कि ये जो ग्रुप्स थे, इसके बारे में प्रीस्ट ने ये भी कहा कि ये ग्रुप्स कैसे डिसाइड होंगे. इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ की बेसिस पे आपका ग्रुप डिसाइड होगा. और जिस ग्रुप में भी, जिस वर्णा में आपका बर्थ हो गया, आपको उसी वर्णा के हिसाब से काम करना है. चाहे आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो, क्वालिटी हो ना हो, दैट डजेंट मैटर. आपका बर्थ जिस फैमिली में हुआ है, जिस वर्ण में हुआ है, उसी वर्ण के हिसाब से आपको काम करना है ना. So if one's father and mother were Brahmins, one would automatically become a Brahmin, है ना. इसी तरह से अगर किसी के फादर और मदर क्षत्रिय हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्षत्रिय बन जाएगा. अगर शूद्रास हैं तो ऑटोमेटिकली शूद्रास बन जाएगा. और यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझेंगे, और वो है कि एक नया प्रैक्टिस जो धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आया, जिसको हम कहते हैं अनटचेबिलिटी. सो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो भी उस समय की सोसाइटी में प्रिवेल कर रही थी. So who were these people who were considered as untouchable? These people include some craft persons, then hunters and gatherers, then people who helped in performing burials and cremations. So these all people were considered as untouchables. The people belonging to other three groups, they thought, they were of the opinion that if they are touched by these people, they will become polluted. So this kind of practice was existing in that in the society of that time. And the people belonging to this group of untouchables had to reside outside the village. They were not allowed to live inside the village. They were not allowed to enter the village. If they have to enter the village, they have to make some kind of sound with some instrument, so that everyone should know that the person is coming, so that they can keep themselves away from that person. So this was the condition which was prevailing. So in this system you must understand that the Varna system was hierarchical. Hierarchical means जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी में जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स कभी भी एक बराबर नहीं होते. कुछ ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, है ना. नीचे से फिर हम ऊपर ऐसे ऐसे सीढ़ी पे जाते हैं. तो इसी तरह का कंडीशन जो है वो वहाँ पर उस समय प्रिवेल करता था, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण्स को माना गया था. इसके नीचे कौन थे? क्षत्रियास. इसके नीचे वैश्य और इसके नीचे शूद्रास. तो ये कंडीशन जो थी वो प्रिवेल कर रही थी. हालांकि अगर देखा जाए तो सभी की सोसाइटी में ज़्यादातर लोग इसको सही मानते थे. ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, जो शूद्रास को ये था कि वो किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते हैं. लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस सिस्टम ऑफ वर्णा को एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि ब्राह्मण्स ने, जिसको ये सारा जो किया हुआ ये सब ब्राह्मण्स ने, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने ये सारे नियम बनाए थे सोसाइटी के. ठीक है. और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती थी कि ब्राह्मण्स ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा था, क्षत्रिय नीचे थे. तो राजा जो थे वो ब्राह्मण के नीचे माने जाते थे. लेकिन कुछ ऐसे भी राजा थे जिनका ये सोचना था कि वो
प्रीस्ट से सुपीरियर है ना। और कई बार ऐसा भी माना जाता था, कुछ लोग ऐसे भी इस विचार को भी मानने वाले थे कि बर्थ could not be a basis for deciding which varna people belong to। बर्थ से ये नहीं डिसाइड होना चाहिए, बल्कि जो जिसके अंदर जो भी मेरिट है और उस मेरिट के अकॉर्डिंगली वो अपने काम को चुन सकता है ना। तो ये बर्थ के बेसिस पे हम किसी का वर्ना को डिसाइड फिक्स नहीं कर सकते, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसे भी कुछ लोग थे जो ये मानते थे। एंड देयर वर पीपल हु वर ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिफरेंस अमंग्स द पीपल बेस्ड ऑन occupation। There is importance of all the occupations, so all the people should be treated in an equal way. But in this society we find that the equality was not there, it was highly unequal society. So there were people who were opposing all these things, not opposing, there were people who were having different opinion, and then which was prevailing at that time in the society, है ना। देयर वर मेनी हु कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी ऑल्सो, है ना। और नॉट ओनली दिस, वी फाइंड दैट देयर वर मेनी एरियाज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प, and where the influences of priest was limited। These type of reasons include नॉर्थ ईस्ट। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट आज का है उसमें हम नहीं देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो डिफरेंसेस लोगों के बीच का था वो नहीं था वहाँ पे, और प्रीस्ट का जो इम्पैक्ट था वो भी बहुत कम हुआ करता था। तो दिस इज़ अबाउट द वर्ना सिस्टम। एंड नाउ वी विल मूव टू अनदर टॉपिक एंड दैट इज जनपद। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय जनपद? जनपद से हम क्या मीन करते हैं? देखिए, राजा जो है एक राजा का किंगडम होता है जिस पर वो रूल करता है, और हमने ये देखा कि कैसे राजा जो उस समय आज से 2500 ईयर्स अगो टू 3000 ईयर्स अगो जो राजा होते थे वो बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइस करते थे, और सैक्रिफाइस करके वो और भी बड़े राजा बन जाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी टेरिटरी बढ़ जाती थी, उनकी किंगडम बढ़ जाती थी। हॉर्स जिन जिन टेरिटरी से वैंडर करते हुए निकला और जिन राजाओं ने उनको नहीं रोका वो सारे उस राजा के टेरिटरी में आ जाते थे, है ना। तो इस तरह से जो राजा थे वो धीरे धीरे बड़े राजा बनने लगे। जो पहले जन के राजा होते थे वो अब क्या होने लगा, जनपद के राजा होने लगे। जन से बड़ा कौन है? जनपद। तो जब राजा का किंगडम छोटा होता था तो हम उसको जना कहते हैं, पर जब राजा का किंगडम बड़ा होता है तो हम उसको जनपदा कहते हैं। अगर जनपदा के लिटरल मीनिंग को देखें तो क्या है इसका मीनिंग? है द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट। जन का पद जहाँ पर है, पद मतलब क्या हुआ? पाँव, है ना। तो जन का पद जहाँ पर है उसी को हम जनपदा कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जनपदा जो है आप देखोगे आपके बुक में दिया हुआ है ना। मैप में कुछ इम्पॉर्टेंट जनपदास के नाम दिए हुए हैं। अब जैसे पुराना किला इन दिल्ली, है ना। दिल्ली का पुराना किला, हस्तिनापुर जो कि मेरठ के पास है, अतरंजी खेड़ा जो कि एटा के पास है, ये दोनों उत्तर यूपी में है, हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेड़ा। तो ये सारे जो हैं वो जनपदा हैं, फेमस जनपदा। इसका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इट्स पुराना किला इन दिल्ली, and then Hastinapur and Atranji Khera.
Okay, so these are the two places which are हस्तिनापुर कहाँ पर है? Near मेरठ. And अतरंजी खेड़ा is near ईटा. और ये दोनों प्लेसेस जो हैं वो कहाँ है? यूपी में है. Okay, so these are the important जनपदास: पुराना किला, हस्तिनापुर and अतरंजी खेड़ा. And in these janpadas, what we find that the people lived in huts, and they used to keep cattle as well as other animals for the purpose of जो भी cattle रख रहे हैं तो उनके जो भी products होते हैं उसको वो use करते थे. And they were farmers also. They used to grew so many crops like rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame, mustard. So these people were farmers, these people were herders, and they used to live at one place. At some times they used to move also. From, if they are herder, they have to move from one place to another also. Okay, and these people, they also made earthen pots. Earthen pots, मिट्टी के बर्तन, है ना. And these earthen pots, some of these were grey in color, others were red. तो ये जो pots, जो earthen pots हम देख रहे हैं वो grey और red color के होते थे. ठीक है. We are talking about जनपदास only. जनपदास में earthen pots की हम लोग बात कर रहे हैं. somewhere red, somewhere grey. और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी भी इस जगह पे मिलती है जनपदास में. और इस स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी का नाम क्या? पेंटेड ग्रेवेयर. ओके. एंड इस तरह के जो प्रिंटेड ग्रेवेयर होते हैं उन पे बहुत सारे डिज़ाइंस बने होते थे. कई बार लाइंस और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने होते थे इन पे. ठीक है. अब हम देखेंगे जनपद से बड़ा क्या था? महाजनपद. पहले तो जना होते थे, फिर जनपद हुए और फिर महाजनपद. ओके. ये आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं. जनास, जनास से बड़ा कौन हुआ? जनपदा. और जनपदा से बड़ा क्या हुआ? महाजनपद. ठीक है. तो अगर हम आज से 2500 ईयर्स अगो के टाइम को देखते हैं तो कुछ जनपदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए अदर्स के कंपैरिजन में. और इस तरह के जनपदास को क्या कहा गया? महाजनपदा. ओके. ऐसे ही कुछ महाजनपदास के नाम आपके इसमें एक मैप दिया गया है बुक में, जिसमें कई सारे महाजनपदास का नाम है. लाइक मगध was one of the most important महाजनपदा. उसके अलावा अवंती, देन अंग, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, कोसल. दीज ऑल वेर महाजनपदास. ठीक है. ऐसे 16 महाजनपद जो थे उस समय के बहुत ही पावरफुल महाजनपदास थे. और ये जो महाजनपदास थे इनका कुछ कॉमन फीचर्स हुआ करता था. लाइक इनकी कैपिटल सिटी होती थी, और ये कैपिटल सिटी जो होती थी वो फोर्टिफाइड होती थी. फोर्टिफाइड होने का मतलब कि उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी होती थी.
है ना, जो कि वुड का या ब्रिक का या स्टोन का इस तरह से बना करके उसको फोर्टिफाई कर दिया जाता था। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी महाजनपदा के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।